ये बिल्कुल गोल होता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर एक स्फेरिकल शेप हो गई है इसकी, स्फेरिकल, अगर ये एक दो बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो बेटा इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। अगर ये बैक्टीरिया एक स्ट्रिप बना ले एक साथ जुड़कर, ये बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में मिलकर रहने लगे और उन्होंने क्या बना ली, एक स्ट्रिप बना ली। स्ट्रिप का मतलब होता है पत्ती, है ना, कोई जैसे पतली सी लंबी सी पत्ती होती है ना, उसको स्ट्रिप कहा जाता है। तो इस वजह से इनका नाम हो गया स्ट्रेप्टोकोकस। का नाम हो गया स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रिप जैसे कोकस, है ना। डिप्लो यानी डाई, डाई का मतलब दो, डिप्लोकोकस यानी दो बैक्टीरिया एक साथ, स्ट्रेप्टोकोकस यानी स्ट्रिप बनाकर रहने वाले बैक्टीरिया एक साथ। और ये होंगे कैसे, कोकस है, स्फेरिकल है, यानी बहुत सारे सर्कुलर स्फेरिकल बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल में ही आया। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था, पहला तो कोकस था, दूसरा मैंने आपको बताया था बेसिलस। बेसिलस, बेसिलस कैसा था, रोड शेप का था। ये रोड होती है ना, एक रॉड की तरह, जैसे रॉड होती है ना, लोहे की रॉड होती है, उसकी तरह रॉड लाइक, रॉड लाइक इसकी शेप होती है, ठीक है ना। और ये मैंने कैसे बताया था आपको, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये सारे नॉन मोटाइल होंगे, इनके पास कभी फ्लैजिला नहीं होगा, ये सारे नॉन मोटाइल होंगे। और ये वाले बेटा, ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। रॉड लाइक, अब इसका एग्जांपल क्या है बेटा, आप लोग दही खाते हो सब लोग, दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस, आपने नाम सुना होगा लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस कैसा है बेटा, वो बैसिलस शेप वाला, रॉड शेप वाला बैक्टीरिया है बैसिलस, ठीक है। उसके बाद विब्रियो, विब्रियो हमने देखा था बेटा, कल आपको बताया था कि कोमा शेप होता है, कोमा, है ना, जैसे हम लिखते लिखते कॉमा लगा देते हैं ना दो चीजों के बीच में, वो कॉमा की तरह है। तो कॉमा शेप, जैसे कॉमा की जो शेप आई है बेटा, वो फ्लैजिला की वजह से ही तो बन रही है कुछ कुछ, कोमा शेप। कोमा शेप जो है बेटा, वो कैसा हो गया, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा करने वाला जो बैक्टीरिया है ना, हैजा करता है जो, तो विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेरी उसका एग्जाम्पल है। और ये कैसा होगा, ये मोटाइल होगा, जैसा कि आपको दिखाया गया है बेटा यहाँ, ये मोटाइल होगा। कॉमा शेप्ड है तो कॉमा जो बना है वो फ्लैजिला की वजह से ही बना है। फिर नेक्स्ट है बेटा स्पाइरिलम, जो मैंने आपको कल बताया था, स्पाइरिलम। स्पाइरिलम कैसा है, स्पाइरल शेप है, स्पाइरल शेप है। हाँ, जैसे कोई रिबन होता है ना, रिबन की तरह लहराता हुआ है, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप है। तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। और ये भी कैसा होता है, ये भी मोटाइल होता है, ये चल फिर सकता है, चल फिर सकता है, ठीक है। कल हमने यहाँ क्लास एंड करी थी, बस आपको एग्जाम्पल नहीं लिखवाए थे मैंने। तो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे विद डायग्राम विद शेप, ठीक है ना। बेटा हमको क्या काम करना है, हमको अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ही पढ़ रहे थे हम, है ना। टाइप्स बैक्टीरिया के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर दी थी। तो अब हमको पढ़ना है कि आखिर ये जो बैक्टीरिया, जो हमारी जो बैक्टीरिया है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा, बैक्टीरिया का कुछ डायग्राम अगर आप देखोगे ना, तो डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। बैक्टीरिया का डायग्राम आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ना। तो इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आखिर क्या क्या पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स हम अभी समझेंगे, ठीक है। वो सारे पार्ट्स जो है वो समझेंगे कि आखिर वो कैसे कैसे दिखाई देते हैं, कैसे कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम, ठीक है ना, बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं। वही फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अंदर क्या था बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन मैंने बनाई, सेल मेम्ब्रेन के बाहर मैंने क्या बनाया था बेटा, सेल वॉल बनाई थी। सेल वॉल का कलर दूसरा कर लेते हैं, ये सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट है ग्लाइकोकैलिक्स, एक थिक लेयर, शुगर की एक लेयर है, शुगर की कोटिंग है बैक्टीरिया के चारों तरफ। तो इस शुगर की जो कोटिंग है बैक्टीरिया के चारों तरफ, इस कोटिंग को बेटा हमने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स, इस कोटिंग को हमने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स,
ठीक है ना, इसको हमने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कैसा था बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स एक तो आउटर मोस्ट लेयर है, मोस्ट लेयर है। तो उसका फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन का हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा इसका एक और फंक्शन है अटैचमेंट। अटैचमेंट में हेल्प कराता है किसी भी सरफेस पर, है ना, क्योंकि शुगर की कोटिंग है। तो शुगर आपके हाथ में अगर चीनी लग जाती है ना, और चीनी थोड़ी सी गीली हो जाए तो कैसा होता है? वो चिपचिपा हो जाता है आपका हाथ। तो ऐसे ही यहाँ पर ये ग्लाइकोकैलिक शुगर की कोटिंग है, तो थोड़ा सा चिपचिपापन इसमें आ जाता है, तो इसलिए अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, अभी ग्लाइकोकैलिक्स बेटा, हमारा ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का होता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर बहुत ज्यादा थिक होता है, थिक है ना, थिक का मतलब क्या हो गया बेटा? हार्ड। थिक का मतलब क्या हो गया? हार्ड। अगर हार्ड ग्लाइकोकैलिक्स है ना, तब हम इसको बोलते हैं कैप्सूल। हम इसको बोलते हैं कैप्सूल। आपने देखा होगा ना, बैक्टीरिया के चारों तरफ जो एक लेयर है उसको कैप्सूल लिखा हुआ है ना। अब दूसरा, अगर लूज शीथ है इसके चारों तरफ, कहाँ चला गया बना हुआ डायग्राम मेरा? क्या ऐसा तो नहीं है कोई उधर से ऑपरेट कर रहा हो बोर्ड को? वैसे मैंने परमिशन तो दे नहीं रखी। कि जो बना हुआ डायग्राम है इसे गायब तो नहीं होता, इसे गायब तो नहीं होता बना हुआ डायग्राम। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर आ रहा हो आज जूम में। हाँ, जूम पहले भी हैंग कर गया था अभी थोड़ी देर पहले। अब जल्दी से लिख लेता हूँ इसको। बैक्टीरिया के बारे में जितनी भी खासियत है ना बेटा, वो खासियत मैं इसी पेज पे लिखवा दूंगा सारी। जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, वो एक ही पेज पर आ जाएंगे सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है ना। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन जल्दी से लिख लेता हूँ। आउटर मोस्ट, प्रोटेक्टिव, अटैचमेंट, ये तीन फंक्शन थे उसके। अटैचमेंट। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरीके का हो सकता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक है, यानी कि वो हार्ड है अगर, तो हम उसको क्या बोल रहे थे? हम उसको बोल रहे थे कैप्सूल। ठीक है, हार्ड है तो हमने उसको बोला था कैप्सूल। और अगर वो लूज शीथ बनाता है, लूज शीथ मतलब एक पतली सी लेयर बना दी, लूज शीथ बनाता है, तो बेटा हम उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर यानी एक लिक्विड की बहुत पतली सी लेयर आ गई बैक्टीरिया के चारों तरफ, है ना। लूज शीथ है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक है, हार्ड है तो हम उसको कैप्सूल। ठीक। अब आपने ये नहीं पूछा कि सर ये प्रोटेक्टिव क्या है, किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? देखिए, ये किस किस चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, लिख देता हूं मैं आगे उसको भी। प्रोटेक्टिव है किन किन चीजों से? पहला तो डेसिकेशन। पहला तो डेसिकेशन, यानी बैक्टीरिया को ड्राई होने से रोकेगा। डेसिकेट करना मतलब ड्राई करना, है ना, सूखने से बचाएगा, बैक्टीरिया को सूखने से बचाएगा। डेसिकेशन मतलब ड्राई होने से बचाएगा, क्योंकि चारों तरफ शुगर की कोटिंग आ गई, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर बाहर नहीं जाएगा, बैक्टीरिया से बाहर वाटर नहीं जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो डेसिकेशन से बचाएगा। दूसरा, अगर ये किसी होस्ट की सेल में जाता है, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में चला गया, तो उसके अंदर की जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी से बचाएगा। वो किसी हॉस्ट बॉडी के अंदर चला गया तो उसकी इम्यूनिटी से भी बचाता है। ठीक है ना, तो इम्यूनिटी से हाइड करा लेता है ये शुगर। ये शुगर जो है बैक्टीरिया को हाइड करा देता है हमारी डब्ल्यूबीसी से, है ना, तो होस्ट की इम्यूनिटी से भी इसको बचा लेता है। ये तो फंक्शन हो गया बेटा ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, ये फंक्शन हो गई ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक। अब उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी लेयर पर। ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट बिलो जो लेयर पाई गई है बेटा, इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? इस लेयर को हम बोल रहे हैं सेल वॉल। दूसरी वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, दूसरी लेयर आ गई, इसको बोल दिया हमने सेल वॉल। ठीक। अब सेल वॉल जो है बनी हुई किस चीज की होती है? सेल वॉल जो बनी होती है बेटा, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, पेप्टाइड। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है बेटा? पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, है ना। तो ये अमीनो एसिड, पेप्टाइडो से मतलब अमीनो एसिड, ग्लाइकेन से मतलब शुगर।
अमीनो एसिड और शुगर है बेटा, अमीनो एसिड और यानी प्रोटीन और शुगर ने मिलकर सेल वॉल बनाई है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? अमीनो एसिड और शुगर। और वो शुगर कौन सी होती है बेटा? शुगर है नैग एंड नैम। ना, नैग एंड नैम। अब नहीं पूछते इसके बारे में, पहले पूछा जाता था, है ना। अब नहीं पूछते नैग और नैम के बारे में डिटेल में। तो नैग और नैम ये दो तरह की शुगर हैं जो पाई जाती थी इसके चारों तरफ, है ना। और शुगर के साथ अमाइनो एसिड्स हैं कुछ। तो प्रोटीन और शुगर ने मिलकर सेल वॉल बना ली बैक्टीरिया की। प्रोटीन और शुगर ने मिलकर सेल वॉल बना ली बैक्टीरिया की। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। हम पॉइंट भी डालते चलते हैं। सबसे पहला ग्लाइकोकेलिक्स, दूसरा सेल वॉल। ठीक है, दूसरा सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट नीचे मेम्ब्रेन पाई गई है बेटा एक, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल के नीचे। सेल वॉल के नीचे जो लेयर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बेटा सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बेटा अगर आप देखो तो एक जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने खुद को मोड़ लिया है ना। इनफोल्ड कर लिया है खुद को। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने खुद को अंदर की तरफ मोड़ लिया है बेटा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोसोम। हाँ, मीजोसोम या मीजोसोम। ये मीजोसोम है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का। मीजोसोम सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं, है ना। मीजोसोम बैक्टीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। और ये तीन तरीके के हो सकते हैं, तीन तरह की शेप हो सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूब्यूलर हो सकते हैं, ट्यूब्यूल, है ना। ट्यूब बना ले रहे हैं एक, है ना, ट्यूब बना ले रहे हैं। ट्यूब्यूलर हो सकते हैं। ये वेसिकल बना सकते हैं, छोटी सी कोई छोटा सा एक छोटा सा वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल बना सकते हैं। या फिर ये लेमिलर हो सकते हैं। लेमिलर, लेमिला, लेमिला मतलब मेम्ब्रेनस। ट्यूबुलर है तो फिर ट्यूबुलर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्यूबुलर कुछ इस तरीके का होगा। वेसिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये वेसिकल बना ली इसने एक। लेमिलर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लेमिलर में बेटा इसने लेमिला बना ली बहुत सारी मेम्ब्रेन। ये लेमिलर। तो ट्यूबुलर हो सकता है ये वाला स्ट्रक्चर मीजोजोम का। ठीक है, ये मीजोजोम का जो स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर हो सकता है। ठीक है, ट्यूबुलर के अलावा वेसिकल वाला भी हो सकता है, वेसिकुलर। और ये लेमिलर भी हो सकता है। अब इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। लिजोसोम के फंक्शंस की अगर हम बात करें, लिजोसोम के फंक्शंस यहाँ लिख लेते हैं साथ में। लिजोसोम के जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस क्या होंगे? सबसे पहला फंक्शन बेटा ये करता है रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो लिजोसोम के थ्रू होता है। और हमारी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन करता है मीजोसोम। मीजोसोम में ही रेस्पिरेशन का काम होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ भी चीज सिक्रीट करानी है सेल के बाहर, यानी सिक्रीशन होना है, तो वो भी मेसोसोम की हेल्प से होगा। उसके अलावा जो डीएनए होता है बेटा, इसका डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का जो डुप्लीकेशन है, एक डीएनए से दो डीएनए बनाना, है ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी मेसोसोम कराएगा, है ना। और उस डिवाइडेड डीएनए को, जो दो डीएनए बन गए, जो रेप्लिकेशन से जो डीएनए बना है बेटा, जो दोनों डीएनए जो बन गए हैं उन डीएनए को डॉटर सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो भी यही करता है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स, तो डॉटर सेल्स, है ना। उसके अलावा अगर सेल वॉल बनती है, सेल वॉल जो बनती है बैक्टीरिया के अंदर, तो सेल वॉल फॉर्मेशन का काम भी मेसोसोम का ही होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन का काम भी मेसोसोम का ही होता है। ठीक है ना। और आप अगर देख रहे हो बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़ जाने से। मेम्ब्रेन ये सीधी थी, तब इतना सरफेस नहीं था, अब ये मुड़ गई अंदर की तरफ। अगर आप लेंथ देखोगे, सरफेस देखोगे, तो सरफेस ज्यादा हो गई है मेम्ब्रेन की, है ना। तो मेम्ब्रेन की सरफेस ज्यादा होगी तो ये एंजाइम भी ज्यादा बना पाएगा, है ना। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीजेस द एंजाइमेटिक कंटेंट ऑफ द सेल, एंजाइमेटिक कंटेंट ऑफ द सेल, है ना। इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट, एंजाइम ज्यादा बनाने लगेगा। ठीक है ना, एंजाइम ज्यादा बनाने लगेगा वो, एंजाइम ज्यादा बनाएगा।
अब बेटा हम लिखते हैं इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। Next, ये मीसोसोम कौन सा नंबर हो गया बेटा? मीसोसोम हो गया फोर्थ नंबर हमारा। मीसोसोम हो गया फोर्थ नंबर। ठीक है। साइटोप्लाज्म यही लिख लेते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म के बारे में भी यहीं पर लिख कर चलते हैं। तो व्हाइट कलर लेते हैं। ये है साइटोप्लाज्म। लिखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया नंबर 5। साइटोप्लाज्म के बारे में अब लिख सकते हैं हम। इट इज द मेन एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। इज द मेन एरेना ऑफ ऑल सेल्यूलर सेल्यूलर एक्टिविटीज होने के लिए इसको जो स्पेस चाहिए वो स्पेस साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। अब एक चीज देखिए बेटा, मैंने यहाँ बताया था ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर, है ना। मान लो इसने मीजोजोम ने एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना लिया। ये ट्यूब्यूल बना ली इसने अंदर एक, है ना। ये जैसे ट्यूब्यूल बनाता है, ट्यूब्यूल के अंदर कभी कभी कलर भर जाता है, पिगमेंट भर जाता है ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है। कभी कभी ये ट्यूब्यूल के अंदर कलर भर गया, तो इस कलर को हम क्या बोलते हैं? इस पिगमेंट को हम क्या, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जो कि पिगमेंट कैरी कर रहा है? बेटा हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ये स्ट्रक्चर है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या कैरी कर रहा है बेटा? क्रोमेटोफोर के अंदर है पिगमेंट। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर पॉइंट कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया 6 पॉइंट। हो गया 6 पॉइंट। क्रोमेटोफोर के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटोफोर के अंदर प्रेजेंट है पिगमेंट। पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस जो करता है बैक्टीरिया, वो क्रोमेटोफोर की हेल्प से करता है। क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमेटोफोर में दो शब्द हैं। क्रोमा का मतलब होता है कलर, फोर का मतलब होता है छड़ी, कोई डंडी। ऐसी छड़ी जिसके अंदर कलर भरा हुआ है ना। ऐसी छड़ी जिसके अंदर कलर भरा हुआ है, उस छड़ी को बोला क्रोमेटोफोर। और उस कलर को हम क्या बोलते हैं बेटा? साइंस की लैंग्वेज में पिगमेंट बोलते हैं। कभी कभी आप बोलते हो ना कि आपकी स्किन पे कहीं कहीं पिगमेंटेशन होने लग गया है, स्पॉट से बनने लग जाते हैं कि भाई धूप में गए पिगमेंटेशन हो गया, है ना। तो पिगमेंट क्या है? वो कलर। कोई भी कलर आ जाए तो उसको हम पिगमेंट ही बोलेंगे। तो क्रोमेटोफोर यानी कलर को कैरी करने वाली डंडी, तो उसको क्रोमेटोफोर बोल दिया गया। पिगमेंट क्या है? पिगमेंट क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट भरा हुआ है, और ये पिगमेंट का काम क्या होता है बेटा? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। ओके। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनके अंदर ये वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है। ये अभी हमने सिर्फ पांच, ये 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, अभी और भी पॉइंट्स हैं। अभी हमने सिर्फ कौन कौन से पॉइंट पढ़े? एक तो इसकी जो सेल की जो एनवेलप है, बैक्टीरिया सेल की जो एनवेलप है, बैक्टीरियल सेल की एनवेलप, वो तीन चीजों की बनी हुई है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने ये चीजें पढ़ ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से मिजोजोम बनेगा, उसी की वजह से क्रोमेटोफोर बनेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं हमने वो भी समझ लिए हैं। ठीक है। अब हम चल रहे हैं दूसरी स्लाइड पर। इस स्लाइड से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन है? यस बेटा जी, अगर किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। क्लियर है चीजें जो बताई जा रही हैं? यस, सारी चीजें क्लियर है ना बेटा? ओके, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम आगे। अभी हमने 6 स्ट्रक्चर पढ़े, 6 से आगे के स्ट्रक्चर अब हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। 6 से आगे वाले स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे। ठीक, 6 से आगे वाले स्ट्रक्चर पे चलेंगे। बैक्टीरिया वैसा ही बना लेंगे हम फिर से, है ना। लेकिन अब हम अंदर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बाहर वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है ना। ये हो गया। फिर एक ग्रीन कलर से हमने बना लिया था मीजोजोम, है ना। मीजोजोम भी ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, मीजोजोम हो गया, उसके बाद क्रोमेटोफोर हो गया। ठीक है।
अब बेटा देखिए, जो मीजोजोम होता है, मीजोजोम के पास पाया जाता है क्रोमोसोम। इसका जो डीएनए होता है ना बैक्टीरिया का, वो मेसोजोम के पास पाया जाता है। बैक्टीरिया का जो डीएनए है मेसोजोम के पास पाया जाता है। और उस रीजन को, वो एरिया जहां पर ये डीएनए पाया गया, उस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा? हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर 7। न्यूक्लियोइड हो गया नंबर 7। अब न्यूक्लियोइड के और भी बहुत सारे नाम है बेटा। आपको पीवाईक्यू अगर सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको अलग अलग नाम दिखाई देंगे न्यूक्लियोइड्स के। बेटा न्यूक्लियोइड को बेटा हम बोल देते हैं प्रोक्रोमोसोम भी। प्रोक्रोमोसोम, प्रोक्रोमोसोम भी बोल देते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी पुराने जमाने का न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी इसको बोल देते हैं। ठीक है ना? तो न्यूक्लियोइड के और भी नाम है। ठीक है, इसको एक नाम और देते हैं बेटा, जीनोफोर भी बोला जाता है कभी कभी। जीनोफोर भी बोला जाता है। तो ये तीन अलग अलग नाम है, ये तीनों नाम न्यूक्लियोइड के ही हैं। ठीक है ना? अब इस न्यूक्लियोइड के अंदर होता क्या है? ये जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड के अंदर होता क्या है बेटा? इसके अंदर होता है सर्कुलर डीएनए, है ना? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड है ना? और ये डीएनए कैसा होता है? नेकेड होता है, नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए का मतलब क्या है? उसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसलिए उसको नेकेड डीएनए कहा गया। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इस तरह के डीएनए को बोलते हैं, इस तरह के डीएनए को बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ, इसके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। लिख देता हूं, नो हिस्टोन। नो हिस्टोन। डीएनए और हिस्टोन मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं हमारी सेल के अंदर। अगर न्यूक्लियस के अंदर आप देखते हो ना, क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं, तो वो क्रोमेटिन थ्रेड किसकी हेल्प से बनते हैं? डीएनए और हिस्टोन आपस में जुड़ जाते हैं और क्रोमेटिन बनाते हैं। डीएनए ना क्रोमेटिन के चारों तरफ रैप हो जाता है, जैसे ये क्रोमेटिन है ना बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके चारों तरफ डीएनए ना रैप हो जाता है ऐसे। ये हिस्टोन आ गया एक, और इसके चारों तरफ रैप हो गया, तो इसके चारों तरफ रैप हो गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो क्रोमेटिन बन रहा है बेटा, क्रोमेटिन बनता है हिस्टोन की हेल्प से। आप ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है ना? सो नेकेड डीएनए, नो हिस्टोन, कोई हिस्टोन प्रोटीन उसके पास नहीं होती। सातवां पॉइंट हो गया। उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर कहीं कहीं छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए और पाए जाते हैं। ये जो इसका मेन न्यूक्लियोइड है, उसके अलावा भी कुछ सर्कुलर डीएनए और पाए जाते हैं। जैसे मैंने ये बना दिया, एक दो तीन, ये तीन मैंने सर्कुलर डीएनए बना दिया अलग। ये बेटा बैक्टीरिया के अंदर खुद का जो क्रोमोसोम है ना, उससे बाहर है ये, है ना? उसके बाहर अलग से डीएनए पाया गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है ना? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता क्या है बेटा? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। 8 नंबर हो गया ये, पॉइंट 8 है ना, नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर हो गया इसका। अब प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी जो इसका मेन क्रोमोसोम है ना, एक न्यूक्लियोइड में पाया जाने वाला जो सिंगल एक क्रोमोसोम है, उसके अलावा कुछ और डीएनए के सेगमेंट पाए जाते हैं। आपके स्क्रीन पर 8 नंबर शो नहीं हो रहा है बेटा, बाकी सबको 8 नंबर शो हो रहा है। यस, बाकी सभी को शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर। 8 नंबर तो बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, क्लासमेट जो मैंने लिखा है वो सेंटर में ही है। ओके, फरीद एक काम करो बेटा, आप ना एक बार उसको जूम को एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कर दो। एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। ये नेटवर्क इशू है आपकी साइड थोड़ा। ये ना नेटवर्क इशू है वो आपकी साइड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। और ये वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैसा होता है? ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। डीएनए ऐसा ही तो होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं एक साथ, डबल स्ट्रैंडेड। अब ये तो लीनियर डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड लीनियर है। कल मैंने आपको बताया था
और सर्कुलर में कैसा होता है बेटा, सर्कुलर में दोनों स्ट्रैंड के जो एंड्स हैं वो जुड़े होते हैं आपस में, है ना, आपस में जुड़े होते हैं। ये सर्कुलर है ना। इसमें ये वाला एंड और ये वाला एंड ओपन है, जुड़े हुए नहीं है, तो ये लीनियर कहलाता है। लेकिन जब ये दोनों एंड आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम सर्कुलर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर और लीनियर डीएनए, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो प्लाज्मिड है, वो भी कैसा है, वो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। अब इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। जो प्लाज्मिड है इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम कर रहा है, ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर बैक्टीरिया के अंदर डेवलप कर रहा है। तो इट शोज फिनोटाइपिक कैरेक्टर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है बेटा, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है प्लाज्मिड की वजह से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मिड बेटा तीन तरीके के होते हैं। ये प्लाज्मिड जो है तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आर प्लाज्मिड। अभी भी नहीं आया है वॉइस। बेटा ये फिर नेटवर्क इशू है आपकी साइड नेटवर्क इशू है फरीद बेटा ये। अभी भी नहीं आया ना वॉइस, ये कुछ नेटवर्क इशू है आपकी साइड। आज आपके यहाँ वाईफाई लग जाएगा ना, बता रहे थे आपके यहाँ वाईफाई लग जाएगा आज, है ना। हाँ, तो ये नेटवर्क इशू है, जब नेटवर्क प्रॉब्लम करता है ना उस वजह से ये कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है ना। सो नो प्रॉब्लम बेटा, ये वीडियोस आज लंच के बाद यूट्यूब पर भी डाल दूंगा मैं, है ना। ये वीडियो लंच के बाद यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। तो आप जो पॉइंट मिस हो जाएगा तो वहां से एक बार चेक कर लेना। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी लंच के बाद, क्योंकि अभी मेरी लगातार क्लास है 1 बजे तक, है ना। 1 बजे तक लगातार क्लास है, फिर मैं लंच करके आपको वीडियो और ये नोट्स अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो बेटा प्लाज्मिड जो है, आर प्लाज्मिड होता है। आर प्लाज्मिड, ठीक है। आर प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसा, मान लो आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो एंटीबायोटिक जैसी आप खाते हो तो उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। हम अगर हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देता है ना, तो एंटीबायोटिक खाते हैं तो उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, है ना। हम ठीक हो जाते हैं। तो आर प्लाज्मिड क्या काम करता है, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि एंटीबायोटिक खाइए तब भी हम ठीक नहीं हो रहे, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं उनके अंदर एक प्लाज्मिड पाया गया, आर प्लाज्मिड। और आर प्लाज्मिड के अंदर एक रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है जो उसको एंटीबायोटिक से बचा लेता है ना। मान लो आपने कोई एंटीबायोटिक ली, एक ये बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है ना, आपने इसके ऊपर डाल दी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक डाली, है ना। तो ये मरेगा, ये नहीं मरेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी दूसरा बैक्टीरिया आपके पास, आपने एंटीबायोटिक इसके ऊपर डाल दी, तो ये मर जाएगा, ठीक है ना, ये मर जाएगा। एंटीबायोटिक इसके ऊपर डाल दी क्योंकि इसके पास जो है प्लाज्मिड नहीं है, तो ये मर जाएगा। जिसके पास प्लाज्मिड है वो सरवाइव करेगा, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है एंटीबायोटिक से, आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, इसी वजह से हमने इसको बोल दिया आर प्लाज्मिड, ठीक है। आर प्लाज्मिड के अलावा बेटा जो दूसरा प्लाज्मिड है हम उसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड प्रोवाइड कराता है फर्टिलिटी, फर्टिलिटी। तो क्या है एफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कैसे फर्टिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं कभी कभी कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, है ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जुड़ेंगे। अब ये वाला जो बैक्टीरिया है ये एक प्लाज्मिड ट्रांसफर कर देगा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। अब ये भी जिंदा रहेगा, ये भी सरवाइव कर जाएगा, ऐसे केस में ये भी नहीं मरेगा, है ना। ऐसे केस में अब ये भी नहीं मरेगा और ये सरवाइव कर जाएगा। तो फर्टिलिटी प्रोवाइड करा दी, ठीक है ना। तो ये वाला काम भी करता है बैक्टीरिया, फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर कर लेता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। अब जो प्लाज्मिड ट्रांसफर होकर गया है उस प्लाज्मिड को हम बोल देते हैं एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी वाला प्लाज्मिड, ठीक है ना। उसके अलावा एक होता है टी आई प्लाज्मिड। टी आई प्लाज्मिड ना ट्यूमर, प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज करता है, ट्यूमर, है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। जैसे आप देखते हो ना, आपने पेड़ में कहीं कट कर दिया, कोई ट्री है, ट्री के अंदर आप कहीं भी कोई कट लगा देते हो, तो वो कट कैसा हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उस कट के पास आप देखना ऐसा हो जाता है जैसे उसके अंदर ट्यूमर हो गया हो, है ना, थोड़ा सा फूलने लग जाता है उस, जो कट लगा है उसके आसपास का रीजन थोड़ा सा फूलने लग जाता है, तो वहां एक बैक्टीरिया होता है जो ट्यूमर कॉज कर देता है बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर। तो वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हो गया वो, है ना। तीन तरह के प्लाज्मिड हैं, पढ़ेंगे आप जो 12th क्लास तक पढ़ोगे, ठीक है ना, ये तीन तरह के प्लाज्मिड है।
आर प्लाज्मिड बता दिया आपको, एफ प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ये सब आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे। ठीक है ना? किसी के पास राइबोसोम भी पाए जाते हैं, राइबोसोम, है ना, ये राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम बना दिए बहुत सारे राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर। राइबोसोम हो गया 9 नंबर। अब बैक्टीरिया के पास राइबोसोम कैसा पाया जाता है, आपको बताया था। बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है 70s टाइप का, है ना। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, एक तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, और किस तरह का राइबोसोम है, 70s टाइप का राइबोसोम है, जिसकी दो सब यूनिट होती है, 30s स्मॉल सब यूनिट और 50s लार्ज सब यूनिट। ठीक है, ये सब यूनिट क्या है, ये एस क्या है बेटा, ये हम पढ़ेंगे जब राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम राइबोसोम जब यूकैरियोटिक सेल शुरू करेंगे, राइबोसोम वहां डिटेल में पढ़ना है। तब आपको 30s 50s 70s ये सारे तरह के राइबोसोम सब यूनिट सब पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि एक राइबोसोम है हमारे पास, दो सब यूनिट है ना, एक 30 और एक 50। एक छोटी सब यूनिट है, एक बड़ी सब यूनिट है, एक छोटी सब यूनिट है, एक बड़ी सब यूनिट है ना। तो ये बहुत सारी सब यूनिट एक आरएनए के साथ बंध जाती हैं, एक आरएनए के साथ बंधी हुई पाई जाती है कई बार। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पॉलीजोम। पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। पॉली का मतलब बहुत सारे, जोम का मतलब बॉडी, है ना, बहुत सारी बॉडी एक साथ जुड़ गई हैं, या फिर पॉलीराइबोसोम यानी बहुत सारी राइबोसोम एक साथ जुड़ गई हैं। अब इनका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है जैसे मोतियों की माला, तो हम इसको बोलते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो पॉलीराइबोसोम कहाँ दिखाई देगा बेटा, बैक्टीरिया के अंदर। पॉलीराइबोसोम कहाँ दिखाई देगा, ये बीड्स ऑन द स्ट्रिंग कहाँ दिखाई देगी, ये दिखाई देंगी बैक्टीरिया के अंदर। जब एक एक मतलब एक आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, जब एक आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। ये हमारे हो गए 9 पॉइंट, ठीक है ना, 9 पॉइंट। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा इसके सरफेस स्ट्रक्चर की तरफ। बैक्टीरिया के जो सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, उनके बारे में समझें। सरफेस स्ट्रक्चर से पहले भी हम चलते हैं इंक्लूजन बॉडीज पर, क्योंकि सरफेस स्ट्रक्चर वाला पार्ट पूरा एक स्लाइड ले जाएगा, वो भी है ना, वो भी पूरा एक पेज पे आ जाएगा सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में। अब बैक्टीरिया के अंदर बेटा बहुत सारी जगह कुछ स्टोरेज बॉडीज, कुछ ऐसी ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स पड़े रहते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं अलग अलग, है ना। ये ग्रेन्यूल्स बना दिए बेटा मैंने, ये ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स जो है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज हैं, ठीक है ना, ये इंक्लूजन बॉडीज है। और इंक्लूजन बॉडीज का काम क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली क्या चीजें हैं, ये 10वां पॉइंट हो गया। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल है बैक्टीरिया के अंदर, तो वो सेल के अंदर ऐसे ही फ्लोट करता रहेगा। बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस किया, बहुत सारा शुगर बना लिया उसने फोटोसिंथेसिस करके, तो वो शुगर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पाया जाएगा, है ना, बहुत सारे ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स बनेंगे, और वो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स सेल के अंदर ही तैरते रहेंगे, है ना। उसको प्रोटीन स्टोर करनी थी, तो उसने साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल बनाया, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रोटीन स्टोर कर ली उसने। ठीक है ना, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल बनाया, उसके अंदर उसने प्रोटीन को स्टोर कर लिया। ठीक, इसके अलावा फॉस्फेट है, बहुत सारा फॉस्फेट इकट्ठा करेगा एक साथ और फॉस्फेट का ग्रेन्यूल बनाएगा, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बना लेता है ना, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बना लेता है। और ऐसे ही गैस वैक्यूल भी बना लेता है, जब ऑक्सीजन बनी बैक्टीरिया के अंदर या CO2 बनी, तो एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन वो बिना मेम्ब्रेन का होता है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन लेस यानी बिना मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन लेस यानी विदाउट मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना, यानी कि नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके चारों तरफ। ये ऐसे ही ग्लाइकोजन पड़ा है सेल के अंदर, है ना, ऐसे ही प्रोटीन पड़ी है सेल के अंदर, ऐसे ही फॉस्फेट पड़ा है सेल के अंदर, है ना, ऐसे ही गैस वैक्यूल बन गया, एक बबल बन गया सेल के अंदर, लेकिन इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। नो मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है ना। ये हमारे 10 पॉइंट हुए बैक्टीरिया के बारे में अभी। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में 10 पॉइंट हुए हैं, ये बेटा लिख लिया सभी ने।
है ना? आप लिख भी रहे हो या खाली समझते हुए चल रहे हो? अगर समझते हुए चल रहे हो तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर आप लिख रहे हो तो भी बताएं। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो, है ना? अब हम आगे 10 पॉइंट हम कर चुके हैं अभी, है ना? 10 पॉइंट अभी तक हम समझ चुके हैं। अब हम 11वें पॉइंट से शुरू करेंगे, ठीक है? इससे डायग्राम बना लेते हैं वही बैक्टीरिया का। मेम्ब्रेन बनाई, मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा? सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स। और मेम्ब्रेन के पास मैंने बनाया था इसका डीएनए। ठीक है, डीएनए के अलावा यहाँ हमने क्रोमेटोफोर बनाया था, क्रोमेटोफोर बना लिया था। हाँ, और अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ बना लिए थे, ठीक है। राइबोसोम भी हमने बना लिए थे। अब यहाँ प्लाज्मिड भी हमने बनाए थे, प्लाज्मिड भी बना लिए थे। अब हम चलते हैं बेटा इसके सरफेस, क्या क्या चीजें पाई जाती। एक तो इसके पास क्या पाया गया? इसके पास पाया गया है, इसके पास फ्लैजिला है, फ्लैजिला। ठीक है। ये किसी को भी इमेज नहीं दिखाई दे रही बेटा? ये फिगर दिखाई दे रहा है किसी को? ये फिगर दिखाई दे रहा है किसी को? सभी को दिख रहा है या नहीं? ओके, फरदीन बेटा एक बार आप फिर से जो है एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो मीटिंग, है ना? फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से ज्वाइन कर लो। हाँ, नेटवर्क इशू है। देखिए, ऑनलाइन क्लास में ना सबसे बेस्ट क्लास कब चलती है? जब हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए तो हमारी लाइव क्लास बहुत अच्छी चलती है, ठीक है ना? तो बेटा पहला सरफेस स्ट्रक्चर जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो सरफेस स्ट्रक्चर क्या है बेटा? वो सरफेस स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, ठीक है ना? वो सरफेस स्ट्रक्चर है फ्लैजिला। हाँ, फ्लैजिला का बेटा एक बेसल बॉडी होती है। बेसल बॉडी से बाहर एक हुक निकला रहता है। ये हुक निकल गया बाहर, ठीक है ना? बेसल बॉडी के बाहर हुक। हाँ, और फिर इस हुक से एक फिलामेंट निकला होता है। अगर आप फ्लैजिला देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है बैक्टीरिया की। अगर इस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को एनलार्ज करेंगे तो बेटा आपको क्या दिखाई देगा? एक रिंग, उसको कनेक्ट किया दूसरी रिंग ने, फिर तीसरी रिंग ने कनेक्ट किया, ठीक है, उसको फिर चौथी रिंग ने कनेक्ट किया, फिर यहाँ पर एक हुक बनेगा और यहाँ से फिलामेंट निकलेगा। लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं आपको सिर्फ जो नाम है नाम याद करने हैं, नाम लिखवा देता हूँ। जितना आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आपका उतना ही वर्कलोड बढ़ेगा। लेकिन नीट के लिए हमको वर्कलोड नहीं बढ़ाना, हमको स्मार्ट वर्क करना है। हमको सिर्फ वो पढ़ना है जो नीट में पूछा जाता है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ठीक है ना? एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना हम लोगों को। हम लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, जहां से क्वेश्चन बनेगा वो पॉइंट पूछना है, ठीक है? ये होता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ये है हुक, ठीक। ये है फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। ये तीनों स्ट्रक्चर बेटा एक साथ कहलाते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला। और फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या है बेटा? फ्लैजिला का मेन फंक्शन है मोटिलिटी, मोटिलिटी यानी चल सकता है, चल फिर सकता है फ्लैजिला की हेल्प से। विदाउट फ्लैजिला, अगर किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं है तो वो चल फिर नहीं सकता। अगर अगर बैक्टीरिया को मूवमेंट करना है तो उसके पास फ्लैजिला होना चाहिए। और ये बना किस चीज का होता है बेटा? बैक्टीरिया के अंदर ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। एक प्रोटीन है उसका नाम है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है फ्लैजिला, ठीक है ना? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है फ्लैजिला। ठीक है, अभी तक हमने इससे पहले कितने पॉइंट किए थे? यहाँ पर हमने 10 पॉइंट कर लिए थे। अब हम 11वां पॉइंट है जिसको हमने शुरू किया है अभी, है ना? फ्लैजिला हो गया 11, ठीक है ना? फ्लैजिला हो गया 11th पॉइंट। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके तीन पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ये तीन पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है ना? उसके बाद बेटा बैक्टीरिया के पास और भी सरफेस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे ये मेम्ब्रेन्स के एक्सटेंशन निकल के आ जाएंगे बाहर। हाँ, मेम्ब्रेन से कुछ ये एक्सटेंशंस निकल के आ जाएंगे बाहर, ठीक है। इनको बेटा हम बोलते हैं पाइलस या पिलाई, इनको हम बोलते हैं
पाइलस या पिलाई। पाइलस या पिलाई, पिलाई मतलब प्लूरल में हो जाएगा, पाइलस है तो सिंगुलर है, एक अकेले की बात कर रहे थे, है ना। ये एक स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, स्पेशल प्रोटीन है। एनसीईआरटी ने सिर्फ बोला स्पेशल प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का नाम नहीं बताया। वो प्रोटीन होती है बेटा पिलिन, और कभी कभी प्रोटीन से क्वेश्चन आ जाता है। पिलिन, प्रोटीन कौन सी है? पिलिन, ये हो गया हमारा 12 नंबर, है ना, प्रोटीन पिलिन। अब इसका फंक्शन क्या है बेटा? पिलिन या पिलाई का फंक्शन क्या होता है बेटा? पिलाई ना अटैचमेंट में हेल्प कराता है, ये अटैचमेंट में हेल्प कराता है ना, अटैचमेंट विद अदर बैक्टीरिया, है ना, अटैचमेंट विद अदर बैक्टीरिया, अटैचमेंट विद अदर बैक्टीरिया। ये कैसे अटैच करता है? ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके पास ये रही पिलाई, ये रही पिलाई। एक दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास भी पिलाई है ना। अब इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है, जो प्लाज्मिड इसको देना था, है ना। तो इस प्लाज्मिड की दो कॉपी करेगा और इस कॉपी को ट्रांसफर करेगा पिलाई के थ्रू। ये पिलाई आपस में जुड़ जाती है, ये जुड़ने के बाद एक ट्यूब बनाती है, इस ट्यूब को बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेशन ट्यूब, को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब के थ्रू क्या क्या काम करेगा बेटा? ये अपना डीएनए, अपना प्लाज्मिड यहाँ ट्रांसफर कर देगा। तो दो बैक्टीरिया आपस में जो अटैच हुए वो किसकी हेल्प से हुए? पिलाई की हेल्प से, है ना। ये जो पिलाई है, पिलाई की हेल्प से दो बैक्टीरिया आपस में अटैच हो पाए, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाएगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा पिलाई, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा पिलाई। सो अटैचमेंट विद अदर बैक्टीरिया फंक्शन हो गया। पिलाई के अलावा बेटा और कुछ सरफेस स्ट्रक्चर भी होते हैं इसके पास। वो कैसे होते हैं? वो ऐसा समझो कि जैसे आप टूथब्रश देखते हो ना, टूथब्रश, जैसे टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, तो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया की सेल से, है ना। टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, जो उसके रेशे होते हैं ना, प्लास्टिक के जो फाइबर होते हैं, तो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, हम इसको बोलते हैं फिम्ब्री, को हम बोलते हैं फिम्ब्री, फिम्ब्री। फिम्ब्री कौन सा पॉइंट हो गया? 13 नंबर, है ना, फिम्ब्री। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रिसल लाइक, है ना, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिसल बोलते हैं ना, टूथब्रश के जो फाइबर होते हैं प्लास्टिक के, जो बहुत पतले पतले रेशे लगे रहते हैं टूथब्रश के एक पार्ट पर, है ना, वो ब्रिसल कहलाते हैं, वो सारे ब्रिसल्स कहलाते हैं। सो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका फंक्शन क्या है बेटा? इसका फंक्शन भी अटैचमेंट है, अटैचमेंट, है ना। ये कहीं पर अगर बैक्टीरिया को बैठना है ना, बैक्टीरिया को अगर मान लो नदी की धारा है, पानी बहता हुआ जा रहा है नदी का, और बैक्टीरिया को है कि मुझे पत्थर पे बैठना है, तो वो पत्थर पे बैठेगा किसकी हेल्प से? फिमरी की हेल्प से, ठीक है ना। सो अगर फ्लोइंग रिवर है, तो फ्लोइंग रिवर में भी आसानी से ये पत्थर के ऊपर बैठ सकता है विद द हेल्प ऑफ फिमरी, ठीक है ना। और किसी और सेल के साथ उसके ऊपर चिपक के बैठना है, किसी भी सरफेस पर उसको चिपक कर बैठना है, तो वो कैसे बैठेगा? वो फिमरी की हेल्प से बैठेगा, ठीक है ना। तो अगर आप देख रहे हो, ये तीन सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, ये तीनों क्या थे? सरफेस स्ट्रक्चर्स। ये तीनों सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने यहाँ आपको बनाकर दिखाए हैं। वो क्या क्या है बेटा? सबसे पहला फ्लैजिला, दूसरा पिलाई या पाइलस, तीसरा फिम्बरी। ये तीन सरफेस स्ट्रक्चर हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें मोटिलिटी का काम एक ही करेगा, चलने फिरने में हेल्प सिर्फ एक ही करेगा, और वो है फ्लैजिला। सिर्फ फ्लैजिला है जो चलने फिरने में हेल्प करेगा, बाकी कोई स्ट्रक्चर चलने फिरने में हेल्प नहीं करता बैक्टीरिया की। वो मूवमेंट में बिल्कुल हेल्प नहीं करते बैक्टीरिया की, ठीक है ना। मूवमेंट में बिल्कुल हेल्प नहीं करते बैक्टीरिया की। मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? सिर्फ फ्लैजिला। बाकी सारे जो है क्या काम करते हैं? वो सिर्फ अटैचमेंट का काम करते हैं, वो सिर्फ अटैचमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है बेटा यहाँ तक चीजें सारी? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सभी को? ये स्ट्रक्चर समझ में आए सभी को? ओके, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब। ठीक है, वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बेटा अगर हम सेल एनवेलप के कुछ मॉडिफिकेशन की बात करें, है ना, सेल एनवेलप की कुछ मॉडिफिकेशन की बात करें, सेल एनवेलप, उसके मॉडिफिकेशन हेडिंग डाल लेते हैं हम।
डाल लेते हैं। ये तो ज्यादा ठीक हो गया। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप और उसका मॉडिफिकेशन जो है, क्या मॉडिफिकेशन हो गया, वो चीज हम देखेंगे। और इससे बेटा पूछा जाता है, सेल एनवेलप वाले जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है ना, इससे पूछा जाता है थोड़ा, है ना, क्वेश्चन आता है। तो बेटा इसके जो मॉडिफिकेशन है सेल एनवेलप के पार्ट, आपको पता ही है सेल एनवेलप क्या बना रहा है बेटा। सेल एनवेलप किन किन चीजों से मिलकर बना है, वो मिलकर बना है ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, उसके अलावा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों चीज मिलकर बना रहे हैं सेल एनवेलप। ये तीनों चीज मिलकर बना रहे हैं सेल एनवेलप। ठीक है ना। अब इनमें मॉडिफिकेशन क्या होता है बेटा। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, साइंटिस्ट का नाम था बेटा क्रिश्चियन ग्राम। इन साइंटिस्ट ने एक ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया, है ना, इन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया जिसको ग्राम स्टेनिंग कहा गया। ठीक है, उसको ग्राम स्टेनिंग कहा गया। ठीक है, स्टेनिंग का मतलब समझते हो आप, कलर करना, स्टेन करना, कलर करना, है ना, ग्राम स्टेनिंग। तो उन्होंने एक डाई बनाई, ग्राम स्टेनिंग, उन्होंने एक डाई को यूज किया और उस डाई का नाम था क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट, ये डाई का नाम था, ये थी डाई, ना डाई। डाई कौन सी बनाई, यूज करी उन्होंने, क्रिस्टल वॉयलेट। इसी वजह से क्रिस्टल वॉयलेट को हम ग्राम स्टेन भी कहते हैं, ग्राम स्टेन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम स्टेन क्या है। ग्राम स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट। उन्होंने बैक्टीरिया को कलर करने के लिए एक डाई का यूज किया, उस डाई का नाम था क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है ना, वॉयलेट कलर के हो जाते थे उससे बैक्टीरिया। ठीक है ना, क्रिस्टल वॉयलेट। अब उन्होंने ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर क्रिस्टन, ये क्रिश्चियन ग्राम ने बोला कि बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव, है ना, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। किसके बेसिस पर, डाई के कलर के बेसिस पर, है ना। मान लो ये स्लाइड है, स्कूल में आपने स्लाइड्स देखी होंगी, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया रखे हैं बहुत सारे, बैक्टीरिया रख दिए, ठीक है ना। बैक्टीरिया रखने के बाद इन्होंने क्या काम किया, बैक्टीरिया रखने के बाद इसके ऊपर डाल दिया क्रिस्टल वॉयलेट, है ना, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद इसके ऊपर इन्होंने डाला आयोडीन। आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, तो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और उसके बाद बेटा उसके अंदर उन्होंने फिर ऐड किया, है ना, वॉश किया इथेनॉल से, है ना, वॉश किया इथेनॉल से। इथेनॉल क्या करता है, कलर उड़ा देता है सारा, तो कलर उड़ा दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से उसके ऊपर डाई डाली सेफ्रेनिन, है ना, काउंटर स्टेन किया उसको सेफ्रेनिन से। ठीक है, बीच में क्या ऐड किया उन्होंने, अल्कोहल, इथेनॉल, बीच में उन्होंने इथेनॉल ऐड किया। ठीक है, बीच में उन्होंने इथेनॉल ऐड किया। ये एक काम करता हूँ, अगली स्लाइड पे इसको आपको पहले ड्रॉ करके समझा देता हूँ स्टेप्स, है ना, कि कैसे कैसे किया। एक ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूँ ये वाला। आपको कम से कम उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। ठीक है, ये आपने स्लाइड ली थी, आपके पास स्लाइड थी, इस स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया थे बहुत सारे। ठीक है, बैक्टीरिया थे बहुत सारे। आपने इस स्लाइड के ऊपर डाल दिया था क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है ना, क्रिस्टल क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद आपने इसके साथ आयोडीन भी ऐड कर दी, तो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आपने इसी स्लाइड पर क्या काम किया, बैक्टीरिया तो थे बहुत सारे, अब बैक्टीरिया सारे कैसे दिखाई देने लगे, बैक्टीरिया सारे वॉयलेट कलर के दिखाई देने लगे। इसके ऊपर फिर बेटा ऐड कर दिया गया, इसके ऊपर ऐड किया गया इथेनॉल। इथेनॉल से वॉश कराया गया। इथेनॉल की वजह से क्या हो गया बेटा, डीकलराइजेशन, कलर उड़ गया उसका सारा। डीकलराइजेशन, कलर को उड़ा दिया गया, डीकलराइजेशन हो गया इथेनॉल की वजह से। ठीक है, अब फिर इन्होंने क्या काम किया बेटा, उन्होंने डीकलराइजेशन करा के वापस से इसी स्लाइड के ऊपर कराया काउंटर स्टेन, दोबारा से स्टेन किया, उसको बोलते हैं काउंटर स्टेन। ठीक है ना, दोबारा से स्टेन किया, और किस चीज से स्टेन किया, सेफ्रेनिन।
सेफ्रेनिन बेटा रेड कलर की डाई है, जो कि पिंक पिंक कलर की डाई है ना। लाइट रेड बोलते हैं, लाइट रेड यानी पिंक कलर हो गया, तो पिंक कलर कर दिया बैक्टीरिया को। अब इस स्लाइड के ऊपर जो बैक्टीरिया है उनको माइक्रोस्कोप में देखा। जब माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ बैक्टीरिया तो बेटा हमको दिखाई दिए बिल्कुल, तो पर्पल जैसी कॉलोनीज हमको दिखाई दी कुछ, है ना, कुछ ऐसे दिखाई दिए बैक्टीरिया। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया बेटा हमको दिखाई दिए पिंक कलर के, ठीक है ना, पिंक कलर के। सो वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल थिक थी, है ना, जिनका सेल एनवेलप थिक था, है ना, ये बैक्टीरिया का सेल एनवेलप मैंने बनाया। एक बैक्टीरिया का सेल एनवेलप मैंने ये इधर बना दिया पतला, है ना, ये है थिक, ये है थिक वाली सेल वॉल, ये है थिन वाली सेल वॉल। ठीक है ना। सो थिक वाली जो है बेटा, थिक वाली के अंदर जो कलर डेवलप हुआ, थिक वॉली के सेल वॉल के अंदर जो कलर डेवलप हुआ वो हो गया ब्लू वॉयलेट, है ना, वॉयलेट ब्लू जैसा कलर आ गया, है ना। और जो हमारे पास थिन वॉल वाला था बेटा, थिन थिन वॉल वाली जो बैक्टीरिया थे वो पिंक कलर के दिखाई दिए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब हमने इसको समझिएगा थोड़ा सा, जब हमने क्या काम किया इस बैक्टीरिया के ऊपर, जो जिसकी वॉल थिक थी, जिसकी वॉल थिक थी उसके ऊपर हमने ये डाल दिया क्रिस्टल वॉलेट बहुत सारा, ठीक है। कि क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद हमने इसके ऊपर जब अल्कोहल डाला, तो अल्कोहल की वजह से क्या हुआ, सिर्फ छोटी सी लेयर, सिर्फ छोटी सी लेयर ऊपर की कलर उड़ गया, उसका छोटी सी लेयर का कलर उड़ गया बस, ठीक है ना। लेकिन जो थिन वाले बैक्टीरिया के ऊपर हमने अल्कोहल ये डाई डालने के बाद जब अल्कोहल डाला, तो अल्कोहल ने इसके सारे के सारे कलर को उड़ा दिया। अल्कोहल ने इसके कंप्लीटली सारे कलर को उड़ा दिया, कोई कलर ही नहीं बचा इसके पास, है ना, बहुत ना के बराबर क्रिस्टल वॉयलेट बचा। ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या काम किया बेटा, दोनों के ऊपर सेफ्रेनिन डाला। जैसे इन दोनों के ऊपर हमने पिंक कलर की डाई डाली, हाँ, ये तो ये प्रॉपर पिंक कलर का दिखाई देने लगा, इसके ऊपर पिंक कलर की डाई डाली, फिर ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो डार्क कलर ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा या लाइट कलर अच्छे से दिखाई देगा? बेटा हमको डार्क कलर बहुत अच्छे से दिखाई देता है, तो हमको वो वायलेट कलर की ही दिखाई दी, है ना। तो वो सेल, वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल थिक होती है ना, जिनकी सेल वॉल थिक होती है वो ग्राम पॉजिटिव कहलाए, जिनकी सेल वॉल थिन होती है वो ग्राम नेगेटिव कहलाए, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव और ये है ग्राम नेगेटिव। जिनकी सेल वॉल थिक थी वो सारे ग्राम पॉजिटिव, जिनकी सेल वॉल थिन थी वो सारे ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने क्या काम किया, दे रिटेन द ग्राम स्टेन्स, है ना, ग्राम स्टेन। उन्होंने ग्राम स्टेन को रिटेन करके रखा, अपना कलर खोया नहीं इन्होंने, अपने कलर को इन्होंने रिटेन करके रखा, तो वो ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाए, ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाए। ये प्रोसेस है पूरा बेटा ग्राम स्टेनिंग का, हाँ, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस है पूरा ये। कि जब आप कॉलेज में जाओगे ना नेक्स्ट ईयर, तब आपको ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे, कॉलेजेस में करवाते हैं ग्राम स्टेनिंग, कुछ स्कूल्स भी हैं जो करवाते हैं, आपने स्कूल में शायद किया हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर थे। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के बेसिस पर बैक्टीरिया दो तरह के हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप बैक्टीरिया दो तरह के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के लिए आप क्या बोल सकते हो, दे रिटेन द ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन को वो रिटेन करते हैं। और ग्राम नेगेटिव कौन है जो कि रिटेन नहीं कर पा रहे, दे डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन, यानी वो उस कलर को नहीं रख पा रहे, है ना, उस कलर को नहीं रख पा रहे। बेटा ये जो ग्राम स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सी डाई है जिसको ग्राम स्टेन कहा जाता है, वो है क्रिस्टल वॉयलेट। क्लियर है यहाँ तक चीजें सारी? यस एवरीवन, ये हमारा बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया है यहाँ तक, प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे यूकैरियोटिक सेल की तरफ। अब आप एक चीज मुझे बताएं, जितना मैंने पढ़ाया है क्या इतना सफिशियंट है आज के लिए? ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन ना हो जाए?
कुछ ज्यादा चीजें ना हो जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा? मैं तो स्टार्ट कर सकता हूँ, अभी भी टाइम है हमारे पास, मैं तो कर सकता हूँ स्टार्ट। बस आप बताएं कि आपको तो कोई इशू नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सर बस सैचुरेशन आ गया, क्योंकि अक्सर होता क्या है, इतने सारे पॉइंट्स जब पढ़ा दिए जाते हैं ना, तो बच्चा उसमें सैचुरेट कर जाता है। मेरी जितनी भी क्लास हुई है अभी तक, जितनी भी बार मैंने पढ़ाया है बच्चों को, जैसे ही मैं बच्चों को प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा देता हूँ ना पूरा, तो ये 4-5 पेज में इतने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि बच्चा सोचता है कि सर इतना तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको याद कर लें एक बार, उसके बाद आगे चलेंगे। हर बार बच्चा यही बोला है मेरे से कि सर एक बार इसको रिवाइज कर लें, तभी आगे चलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आगे अगर कंटिन्यू करूँ आपको समझ में आएंगी चीजें, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ आगे। यस बताएं। बताएं या अभी छोड़ दें, ये बताओ आप। जितना पढ़ा है पहले आप इसको समझोगे, इसको रिवाइज करोगे, या फिर आगे चलें? अभी छोड़ दूं? आप लिख कर बताइए कि अभी क्लास एंड करें या आगे कंटिन्यू करें, लिख दीजिए कंटिन्यू या एंड। आप ये लिखकर मुझको बताएं, क्योंकि अगर अभी एंड करता हूं तो मैं आपको पीडीएफ तो अभी बना के दे दूंगा नोट्स की मैं। और इतना पार्ट आपको एनसीईआरटी से भी रीड करना है, जितना मैंने अभी तक लिख दिया है ये सारा एनसीईआरटी से भी रीड करना है। आप एक बार यहाँ चैट में लिख कर बताएं एंड या फिर कंटिन्यू, ये लिख कर बताएं आपको, क्योंकि सेचुरेशन आ जाता है बच्चों में, मुझे पता है इस टॉपिक में इस पार्ट पर सेचुरेशन सेचुरेशन आता है बच्चों के साथ। हाँ जी, बताएं कंटिन्यू करें या एंड करें क्लास, लिख कर बताएं आप मुझे। क्या आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप वो पूछिए। यस बताइए बेटा। एक तो वो 13 के 13 पॉइंट बैक्टीरिया के याद होने चाहिए, है ना? बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स कहानी की तरह लिखे हुए हैं। अब ये जैसे मैंने डायग्राम बना के ड्रॉ करके समझाया है, अब बैक्टीरिया को एक पेज पर, एक बड़ा पेज लेना सेंटर वाला, उस पर डायग्राम बनाकर फिर चलना है बेटा, डायग्राम बनाकर चलना है उस पर, है ना? आपको एक डायग्राम से पूरा प्रोकैरियोटिक सेल याद हो जाएगा। इससे बेस्ट तरीके के नोट्स आपको बेटा कहीं नहीं मिलेंगे। इसको इसी तरीके से लिखना प्रोकैरियोटिक सेल को। ओके बेटा, फरदीन ने एंड बोला है। ठीक है चलो, क्लास को एंड करते हैं ना, सेचुरेशन आएगा और उसके बाद पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना? क्योंकि पढ़ने का फायदा जब है जब हमको समझ में आ रहा हो, है ना? मैं अभी आपको ये पीडीएफ अभी थोड़ी सी देर में ही 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये पीडीएफ में ग्रुप पे डाल दूंगा, सभी ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना? मैं उस ग्रुप पे ये पीडीएफ डाल देता हूँ, आप अपने नोट्स बनाना शुरू करना। और प्रोकैरियोटिक सेल तक एनसीईआरटी रीड करना, प्रोकैरियोटिक सेल तक एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है ना? तो कल मॉर्निंग में जो क्लास होगी बेटा, कल मॉर्निंग वाली जो क्लास है, तो उसमें फिर मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, चलिए ठीक है बेटा, फिर है ना, आप सब लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और 1-2 दिन के बाद से जब थोड़ा हमारा चैप्टर और ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजा करूंगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बाकी आप ना एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कोई बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले सकते हो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, चाहे अरिहंत की ले लो, चाहे एमटीजी की ले लो, है ना? किसी की भी बुक ले सकते हो, खाली प्रैक्टिस के लिए। लेकिन नोट्स के लिए कोई बुक नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा नोट्स के लिए कोई बुक नहीं चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए, और जो मैं लिखा रहा हूँ ये चीजें होनी चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरी बुक नोट्स के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमटीजी, है ना, बुक आती है बेटा एमटीजी की, एमटीजी पब्लिकेशन करके आती है ना? या फिर अरिहंत की आती है। तो आप ये बुक, कोई एक बुक ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, वो बुक ले लीजिए नीट की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है बेटा? चलिए फिर क्लास एंड करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।